दोस्तों, नवीन ग्लोबल स्टडी के जीवनी के सेशन में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, चलिए मिलते हैं आज ऐसी महान वीरांगना जिन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया अंग्रेजों से युद्ध लड़ते लड़ते। वो है रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों। तो चलिए आज इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये हैं रानी लक्ष्मीबाई। नारी वीरता के रूप में जब कोई घटना सुनने में आती है दोस्तों, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम जेहन में अनायास ही कौंधने लगता है। नारी जन्य बहादुरी का पर्यायवाची शब्द ही जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गया है दोस्तों। किंतु रानी लक्ष्मीबाई का जीवन आरंभ से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई के माता पिता द्वारा रखा गया नाम मणिकर्णिका था और दुलार का नाम मनुबाई था। इसके पिता मोरोपंत पेशवा बाजीराव द्वितीय के राज्य में एक दरबारी थे। लक्ष्मीबाई की माता भागीरथी बाई एक धर्मपरायण महिला थी। बाजीराव द्वितीय के कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से अंग्रेज उनके राज्य को छीन लिया था और उन्हें एक निर्धारित पेंशन दे दी दोस्तों। तब पेशवा पुनः छोड़कर कानपुर के पास बिठूर में आकर रहने लगे। उसी वक्त मोरोपंत पेशवा के आश्रय छोड़कर वाराणसी चले गए दोस्तों। वहीं 19 नवंबर 1835 ईस्वी को भागीरथी बाई ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। जब मणिकर्णिका मनुबाई 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता भागीरथी बाई की अकाल मृत्यु हो गई दोस्तों। मोरोपंत की तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई। पुत्री की परवरिश करना उसकी जिम्मेदारी हो गई। तब वह पुत्री को साथ लेकर पुनः पेशवा की शरण में आ गए। इस प्रकार पुत्री के पिता के साथ वह माता की भूमिका का भी निर्वहन करने लगे दोस्तों। धर्म बहन का रिश्ता। पेशवा के स्वयं कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने 2 बालकों को गोद लिया था। एक बालक नाना साहब ढूंढीराज पंत और दूसरा राव साहब था। किंतु अंग्रेज हुकूमत ने इस दत्तक प्रक्रिया को अमान्य कर दिया था दोस्तों। मोरोपंत को इन दोनों बालकों की शिक्षा दीक्षा का कार्य सुपुर्द कर दिया गया। एक ही हवेली में साथ पलते रहने के कारण मनुबाई नाना साहब की धर्म के रिश्ते की बहन भी बन गई। मनु की शिक्षा दीक्षा भी नाना साहब और राज साहब के साथ ही संपन्न हुई दोस्तों। आमतौर पर बालिकाओं की शिक्षा बालकों से पृथक अलग होती है, किंतु यहाँ वैसा माहौल नहीं था। जो कुछ नाना साहब और राज साहब सीखते समझते थे वही मनु भी सीखती समझती थी। वो पोशाक भी लड़कों जैसी पहनती थी। उन्हें घुड़सवारी करना, शस्त्र चलाना सीखना, तलवारबाजी करना, कुश्ती करना, इन सब विधाओं में निष्पात भी हो गई, निपुण भी हो गई। मनु बेहद रूपवती थी, अतः उसका नाम छबीली भी पड़ गया दोस्तों। मनु में जहाँ असीम ऊर्जा थी वहीं हास परिहास भी उनके व्यक्तित्व में समाहित था। मनु जिस माहौल में जाती वहाँ माहौल को अपने व्यक्तित्व के अनुसार परिवर्तित कर देती थी, ढाल देती थी। बाल विवाह की कुप्रथा उनके नसीब में खेलकूद और निश्चितता की अवधि महज 7 वर्ष की उम्र तक ही रही। मोरोपंत को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उस समय न केवल बाल विवाह कुप्रथा प्रचलित थी, बल्कि वर के उच्च कुल, पद प्रतिष्ठा, आयु एवं स्वास्थ्य पर भी चिंतन नहीं किया जाता था दोस्तों। यह पिता मोरोपंत की हृदयहीनता ही थी कि उन्होंने 13 वर्ष की बालिका का विवाह झांसी के वृद्ध राजा गंगाधर राव से कर दिया था दोस्तों। यह बेमेल विवाह था और इसका दुष्परिणाम अवश्यंभावी था, राजयोग की कुंडली। झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। राजा साहब पुत्रहीन थे और वृद्ध भी थे, किंतु पुत्र पाने की लालसा अवश्य जवान थे और इस लालसा के कारण वह पुनर्विवाह करना चाहते थे दोस्तों। इन दिनों झांसी के पुरोहित तात्या दीक्षित बिठूर गए। वहां मोरोपंत ने अपनी पुत्री मनु की जन्म कुंडली उन्हें दिखाई। राजपुरोहित ने कुंडली देखने के पश्चात घोषणा की कि इस बच्ची की जन्मपति राजयोग कारक है। जाहिर है कि राजपुरोहित होने के नाते तात्या दीक्षित अपने राजा गंगाधर राव के लिए दूसरी पत्नी के रूप में नई रानी को भी तलाश रहे थे। इस प्रकार
राजपुरोहित ने पिता के मन में पुत्री को रानी बनने का विचार जमा दिया। उस समय मनु की उम्र मात्र 13 वर्ष थी दोस्तों, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मनु की उम्र उस समय 7 वर्ष थी। बहरहाल शादी संपन्न हो गई। राजयोग के कारण मनु रानी बन गई। पुत्र रत्न की प्राप्ति और उसकी मृत्यु। दोस्तों, राजा गंगाधर राव के साथ उनकी शादी 1842 या 1848 में संपन्न हुई थी। संतान की आशा में उन्होंने उस शादी को से 1851 में एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ। ससुराल आने के पश्चात मनु का नया नाम लक्ष्मीबाई के रूप में किया गया। रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र होने के पश्चात झांसी में भव्य उत्सव मनाए गए, किंतु वृद्ध पिता की वह संतान बेहद दुर्बल थी और 3 माह के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। सामान्य ताप के कारण उसकी मृत्यु होना बताया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई और राजा साहब दोनों के लिए मानसिक आघात था। राजा साहब ने और संतान की उम्मीद न होने के कारण एक बालक दामोदर राव को गोद ले लिया। उसका विचार था कि उसके बाद वही उसके राज्य का वारिस बनेगा। गंगाधर राव की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, अब नई चिंता के कारण और वह बिगड़ गई। गोद लिए पुत्र और झांसी के राज्य को विवादित छोड़कर सन 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस प्रकार कम उम्र में ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विधवा को प्राप्त हो गई। दोस्तों, मुश्किलों का दौर। दोस्तों, पति की मृत्यु के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई की संपत्ति और विपत्तियां इतने वेग से बढ़ी कि उन्हें कुछ संभलने का अवसर ही नहीं मिला। दोस्तों, पेशवाओं की हवेली में पली होने के पर भी मनुबाई राज परिवार की नहीं थी। बड़ी आयु के राजा की विधवा होने के कारण वह झांसी के राज्य की रानी जरूर बन गई, किंतु इनके पूर्व सत्ता राजा के हाथ में ही थी और रानी की स्थिति भी सम्मानित सेविका से कुछ ज़्यादा नहीं थी। गंगाराव की मृत्यु के पश्चात राजमाता के रूप में शासन की वास्तविक जिम्मेदारी उसके हाथ में आ गई। उसके पश्चात दत्तक पुत्र दामोदर राव के वारिसाधिकार को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा अमान्य किया जाना एक और भी चिंतनीय था। दोस्तों, महाराज्यपाल बने डलहौजी ने यह कपट नीति पूरे हिंदुस्तान में चलाई थी, ताकि कानून के नाम पर बिना कोई संघर्ष किए ही राजाओं से उसके राज्यपाट छीन लिए जाएं। दोस्तों, जाहिर है कि उसका यह कपट कमजोर राजाओं पर चलता था और पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई राजा संतानहीन स्थिति में परलोक सिधारता था दोस्तों, तो गोद लिए गए पुत्र को वारिस न मानकर अंग्रेज उस राज्य को हस्तगत कर लेते थे और राज परिवार के सदस्यों को पेंशन की दिलासा दे दी जाती थी, ताकि वह पेट की भूख को शांत कर सके। 1857 की महाक्रांति हुई, उसमें अनेक ऐसे राज परिवार भी थे जिन्हें संतानहीनता के आधार पर अंग्रेजों द्वारा लूट लिए गए थे। रानी का अंग्रेज सरकार से यह विवाद चल ही रहा था कि गंगाधर राव के एक रिश्तेदार सदाशिव नारायण राव ने खुद को झांसी का राजा घोषित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी और सदाशिव नारायण राव के किले पर हमला करके उसे बंदी बना लिया गया। इससे रानी की प्रतिष्ठा कायम हुई दोस्तों, और माना गया कि रानी राज्य करने में सक्षम है, लेकिन कुछ लोग फिर भी रानी लक्ष्मीबाई को नारी ही समझते थे। निहत्थे खां की पराजय। ओरछा के सरदार नत्थे खां ने यह सोचकर एक अबला नारी मेरा भला कैसे सामना कर सकेगी, 10,000 की सेना लेकर झांसी पर हमला कर दिया, किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने जमकर उसे लोहा लिया और निहत्थे खां को भारी क्षति उठाकर बेरंग लौटना पड़ा दोस्तों। तब उसने ही जाकर अंग्रेजों के कान भरे और उन्हें रानी के खिलाफ युद्ध करने के लिए उकसाया। खिसियानी बिल्ली और पराजित कायर ऐसे ही करते हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने अपदस्थ किया। अंग्रेजी हुकूमत ने हुक्म जारी कर दिया कि झांसी का राज्य अंग्रेजी सल्तनत में मिला लिया जा रहा है। रानी ने महाराज्यपाल के इस आदेश की खिलाफत करते हुए कहा, झांसी मेरी है और उसे मैं हरगिज नहीं दूंगी। किंतु अनीति व अन्याय से अंग्रेजों ने जबरदस्ती झांसी पर कब्जा कर लिया। खजाना कक्ष पर कंपनी के ताले लगा दिए गए। रानी लक्ष्मीबाई अपने ही महल में कैद होकर रह गई।
उन्होंने महाराजपाल से चर्चा की, किंतु स्थिति जस की तस बनी रही। झांसी के किले पर अंग्रेजों का झंडा फहराने लगा दोस्तों। तब रानी खून का घुट पीकर रह गई और उचित मौके का इंतजार करती रही। वह जानती थी कि प्रत्येक इंसान के जीवन में कुछ मौके जरूर आते हैं। सन 1857 की बगावत। दोस्तों कुछ समय पश्चात सन 1857 की महान क्रांति, जिसमें नाना साहब, राव साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह आदि सक्रिय थे। 4 जून 1857 को झांसी में अंग्रेजों के स्थानीय सेनाओं ने बगावत कर दी दोस्तों, और किले पर कब्जा करके उसे रानी लक्ष्मीबाई को सुपुर्द कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई की बाल्यकालीन शिक्षा दीक्षा इस वक्त काम आ गई दोस्तों। रानी ने झांसी का राजपाट और सेना की बागडोर संभाल ली। उन दिनों हिंदुओं और मुसलमानों में बैर नहीं था दोस्तों। रानी की सेना में गौस खान और खुदा बख्त जैसे तोपची थे, जिन्होंने जी जान से रानी की सेवा की और पूर्ण वफादारी के साथ अंग्रेजों की सेना का सफाया किया। अंग्रेजों ने ह्यूरोज नामक सेना अध्यक्ष को झांसी के किले पर पुनः कब्जा करने का भार सौंपा। अंग्रेजों की सेना झांसी की सेना की तुलना में पर्याप्त रूप से बड़ी थी और उन्हें शस्त्रास्त्र भी उच्च कोटि के थे दोस्तों। फिर भी रानी के बुंदेले सैनिकों ने दुश्मनों को भारी क्षति पहुंचाई। ह्यूरोज को भारी क्षति उठाकर पीछे हटना पड़ा। किले की तोपों ने सैकड़ों दुश्मनों को युद्ध भूमि में सदैव के लिए मौत की नींद सुला दिया दोस्तों। तथापि रानी की स्थिति मजबूत नहीं थी। किले को दुश्मन सेना ने घेरा था। अंग्रेजों के पास नई सेना और पुनः युद्ध सामग्री जुटा पाने की सहूलियत थी। किले से घिरी रानी को यह सहूलियत प्राप्त नहीं थी। झांसी छोड़नी पड़ी दोस्तों। पर्याप्त सेना और तोपें लेकर ह्यूरोज ने पुनः किले पर हमला कर दिया। दिन भर संघर्ष होता रहा, जिसमें अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। किले की स्थिति कमजोर होते देख रानी अर्धरात्रि में एक चोर दरवाजे से घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ निकल गई दोस्तों। वह पुनः पुरुष भेष में थी और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उन्होंने अपने पीठ पर बांध रखा था। वह किले में घिरकर मरने के बजाय मैदान में जंग करना चाहती थी। अंग्रेजों को यह रानी के किले से फरार हो जाने की सूचना मिली। उन्होंने उसका पीछा किया, किंतु रानी ग्वालियर जा पहुंची और ग्वालियर के किले पर उन्होंने सुगमता से कब्जा कर लिया। उन दिनों सभी राष्ट्रभक्त फिरंगियों के दुश्मन बने हुए थे। ग्वालियर में रानी को धन और सैनिक का बल मिला। उन्हें लगा कि यहाँ से अंग्रेजी सेना का वह सामना कर सकेगी। अंग्रेज सेनाध्यक्ष ह्यूरोज की हिम्मत झांसी को जीत लेने के बाद बढ़ गई थी दोस्तों। वह रानी का पीछा करता हुआ ग्वालियर आ धमका और यहाँ भी उसने अपनी विशाल सेना के द्वारा रानी को घेर लिया। ग्वालियर में युद्ध। 2 दिन तक भीषण युद्ध छिड़ा। किले में घिरी रानी की सेना रसद और युद्ध सामग्री सीमित हो गई, जबकि अंग्रेजों की सेना की रसद और बंदूकें उसको बाहर से मिलती रहे। स्थिति को संगीन देखकर रानी ने एक बार पुनः अंग्रेजी सेना घेरे को तोड़कर निकल भागने का प्रयास किया। दोस्तों ये रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो दुश्मन के सामने, अंग्रेजों के सामने ना पर्दे में रहती थी दोस्तों। तो एक बार क्या होता है कि पर्दे के पीछे रानी होती है और पर्दे के इस तरफ जो है अंग्रेज अधिकारी होते हैं और बातें हो रही होती है, ठीक है। उसी समय क्या होता है कि दामोदर जो है उनका लड़का, वो पर्दे को थोड़ा सा खींच देता है। तो अंग्रेज ऑफिसर जो है रानी का चेहरा देख पाता है उस समय, और वो वर्णन करता है कि रानी का चेहरा गोल था, एकदम चमकता हुआ तेज था और सूरत की मूर्ति थी और दुश्मनों के संहारक के रूप में जो है साक्षात दुर्गा के समान थी दोस्तों वो मुलाकात जो थी शाम 6 बजे से रात के 2 बजे रात तक जो है सो बातें हुई, लेकिन फिर भी किसी संधि पर नहीं आया जा सका दोस्तों। अंग्रेज अधिकारी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे कि गोद लिए हुए पुत्र को हम राजा माने। उनका तो राज हड़प की नीति थी, डलहौजी राज हड़प की नीति के लिए भी जाना जाता है। तो वो चाहता था कि किसी भी तरह रानी को गोद लेने से रोका जाए और अंग्रेजी सरकार जो है झांसी को अपने राज्य में मिला ले। दोस्तों उस समय रानी ना
बिल्कुल एक योद्धा के समान जो है अपना बिहेव करने लगी दोस्तों। दोस्तों रानी ने साड़ियों को अलग छोड़ दिया और पुरुष वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वो सोने की म्यान वाली तलवार रखती थी और एक साथ में पिस्टल भी रखने लगी दोस्तों। दोस्तों उस समय अंग्रेज अधिकारी जो ह्यूमिस थे, उनको जो है 18 पाउंड के गोले, तोप के गोले से किले की दीवार को तोड़ने का आदेश मिला था दोस्तों। और उस समय रानी जो है अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए ना, वो किले पर घोड़े पर सवार होकर मुआयना करती थी और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाती थी दोस्तों हीरोज अंग्रेज अधिकारी रानी के करीब जो ही दौड़ते थे या मारना चाहता था, उस समय ना रानी के आसपास 15 घोड़े सवार सैनिक उनको घेर लेते थे दोस्तों। उनके पास पहुंचने ही नहीं देते थे दोस्तों। उसी समय एक सिपाही ने उनके चेस्ट के पास जो है बर्छी भोंकी थी। उनको लगा कि कुछ दर्द हो रहा है। जो ही रानी पलटी, एक अंग्रेजी सैनिक था। रानी ने एक ही बार से उसके 2 टुकड़े कर दिए दोस्तों। जैसा कि घोड़ा नया था और नाले पे अड़ गया था दोस्तों, तो उसी समय क्या होता है दोस्तों कि एक अंग्रेज सैनिक पिस्तौल चला देता है वहाँ पे रानी के पास, रानी के ऊपर। और पिस्तौल जो है रानी के कमर में लगता है, गोली उसकी। और उससे क्या होता है दोस्तों, रानी गिर जाती है। गिरने के बाद जो है एक अंग्रेज सैनिक रानी के चेहरे पर तलवार से वार करता है, जो सर और आंख, लगभग समझिए कि एक आंख रानी का अंधा हो जाता है, हो जाती है रानी, और वो गिरती है। लेकिन उस समय क्या होता है दोस्तों कि वो रानी के जो एक वफादार सैनिक थे, वो क्या करते हैं, रानी को गोद में उठाते हैं और पास के एक मंदिर में ले जाते हैं। मंदिर में पुजारी होता है, वहाँ पर जो है वो बोल नहीं पा रही होती है एक्चुअली कुछ भी, लेकिन किसी तरह से वो बोल पाती है कि दामोदर का ख्याल रखना। और अपने गले से एक सोने का हार जो है वो लेके उसको देने का प्रयास करती है कि इसी से शायद तुम इसका ख्याल रखना और इसके प्रवेश में ये पैसे लगा देना। और दूसरा शब्द वो बोलती है दोस्तों कि मेरा सब किसी भी सूरत में अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने चाहिए। और इतना बोलने के बाद वो बेसुध होके ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो ये वीरांगनाएं इस तरह से अपनी अंतिम सफ़र को पूरा करती है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय आपको कैसा लगा, आप कमेंट जरूर करेंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है दोस्तों। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं दूसरे जीवनी के साथ। धन्यवाद।